नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास प्रोग्राम नमस्कार एमपी में। प्रोग्राम के इस अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ वृंदा प्रधान अजमेरा। दर्शकों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हमें हमेशा ये ख्याल होता है कि आप हमेशा सेहतमंद हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। और जिस तरह से हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी हमें उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। इस विषय पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में हमारे बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उन मेहमान का आपसे हम परिचय करा दें। रुकिए, मेहमानों से आपका परिचय तो होगा ही। चूंकि हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम में डायरेक्टली आप हमसे जुड़ सकते हैं अपने फोन कॉल्स के माध्यम से। तो क्यों ना सबसे पहले आप हमारा नंबर नोट कर लें। जल्दी से नंबर नोट कीजिएगा। वैसे तो हमारा नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, फिर भी आपको हम बता दें, हमारा नंबर है 0755-266-0049। साथ ही एक निःशुल्क नंबर भी आपकी सेवा के लिए लगातार फ्लैश हो रहा है, एक टोल फ्री नंबर 1800-233-0040। इन नंबर्स का इस्तेमाल करें, जुड़े हमसे हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम नमस्कार एमपी में। और अब वक्त है आज के मेहमानों से आपका परिचय कराने का। तो आइए मिल लेते हैं हमारे आज के मेहमानों से। हमारे आज के जो बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं वो है डॉक्टर समीक्षा साहू। हेलो मैम, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। आप एक मनोचिकित्सक हैं और आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी है, तो उससे जुड़ी हुई बातें आपके साथ में हम करेंगे मैडम। हमारे एक और बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रार्थना मालवीय पंडित। बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो आप कवित्री हैं, साहित्यकार हैं, डेंटल सर्जन हैं। आपसे भी बहुत सारी बातें होंगी, आपकी कविता, कहानी, गजल्स को हम जरूर सुनेंगे। थैंक यू। दर्शकों, हमारा ये प्रोग्राम 12 बजे से 1 बजे तक प्रसारित होता है। लाइव प्रोग्राम है, फोन इन प्रोग्राम है, बने रहे पूरे प्रोग्राम में। और आज हमारे इस प्रोग्राम में चर्चा का हिस्सा भी जरूर बने, अपने प्रश्न हम तक जरूर पहुंचाएं यदि आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न है। आज हमारा विषय है, जिस विषय पर हम बात करेंगे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर समीक्षा आज हमारे साथ में है। मैडम, आइए शुरू करते हैं चर्चा के इस दौर को। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं मैडम। दर्शकों, हम हमेशा अपनी बाहरी सुंदरता का हमेशा ध्यान रखते हैं, अपने आप को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बनाने में लगे रहते हैं। अपने आउटफिट का भी उतना ही ध्यान होता है हमें कि कैसे हम आकर्षक लगे, कैसे हम सुंदर लगे। पर सुंदर तो हम तभी होंगे भाई जब हमारी मेंटल स्टेट और हमारा दिमागी संतुलन भी अच्छा होगा, तभी जाकर हमारी सुंदरता में बढ़ोतरी होगी। तो आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मैडम, आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बधाइयां देंगे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। आप डॉक्टर के रूप में सेवा करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कैसे लोगों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो आपको बहुत सारी बधाइयां। आपको भी, और मुझे लगता है हमें सभी को आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी चाहिए। बिल्कुल मैम। तो चलिए शुरू करते हैं अपने बातों के सिलसिले को। जानते हैं सबसे पहले कि इस बार जो थीम रखी गई है विश्व मानसिक हेल्थ डे के लिए, जो थीम रखी गई है वो क्या थीम है? इस बार की जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ एंड जनरल वेलबींग फॉर ऑल बीइंग अ ग्लोबल प्रायोरिटी। कोविड के बाद जैसा कि आप सबने देखा कि मानसिक जो बीमारियां हैं लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, सामने आ रही हैं। अवसाद, एंजाइटी, साइकोसिस, लोगों के आपस में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, सुसाइड के रेट, एडिक्शन, इन सब की जैसे मानो महामारी सी हो गई है। कोविड तो था ही, और साथ ही साथ ये प्रॉब्लम भी घरों में बस चुकी है। तो WHO ने इस बार सबको एक इन्विटेशन दिया है, सबको एक मैसेज दिया है कि भाई, जैसे मैम ने बोला, आप अपनी फिजिकल हेल्थ को एक प्रायोरिटी बनाते हैं, आप जिम जाते हैं, स्वस्थ खाना खाते हैं, उसी प्रकार से अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी बनाइए। WHO की डेफिनेशन है हेल्थ की कि अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग इज अ डेफिनेशन ऑफ गुड हेल्थ। सो लेट अस वर्क टुगेदर टू मेक आवर मेंटल हेल्थ अ प्रायोरिटी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर समीक्षा।
अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए न सिर्फ शारीरिक रूप से सुंदर और स्वस्थ रहने की जरूरत है, वरन मानसिक हेल्थ पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। हम बात करेंगे, डॉक्टर समीक्षा पंडित आज हमारे साथ में हैं। प्रार्थना जी, आपसे बात करेंगे। आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं और सेम टू यू। बड़ा सुंदर सा साहित्य सृजन आप करती हैं। 2 आपके काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और अभी लाइनअप हो रहे हैं। एक उपन्यास पे भी आप काम कर रही हैं। तो मैडम, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कब से आपके दिमाग में ये आइडिया आया, कब से लेखन का कार्य आप कर रहे हैं? मैं दरअसल बहुत छोटी उम्र से लिख रही हूँ। मैं जब से 10th स्टैंडर्ड से लिखना मैं शुरू कर चुकी थी और धीरे धीरे तो जैसे कहते हैं ना, बड़ों के विषयों पर बच्चों जैसा लिखती थी। फिर धीरे धीरे बड़ों के विषयों पर बड़ों जैसा लिखने लगी। तो पहले तुकांत कविताएं लिखी, फिर गीत लिखे, फिर गज़लें लिखी। तो उस तरह जो लेखन है वो प्रोग्रेस हुआ। जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे लिखने का भी थोड़ा बहुत शऊर आता गया। जी प्रार्थना जी, एक सुंदर सी गज़ल से शुरुआत करते हैं। बहुत बिल्कुल आपने मेरे मन की बात कह दी है। और मैं 4 पंक्तियां पहले रखती हूँ। अभी मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे तो 4 पंक्तियां रखती हूँ, फिर एक गज़ल से आपको जोड़ूंगी कि प्रेम में हार हो, प्रेम में जीत हो। मेंटल हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए। कि प्रेम में हार हो, प्रेम में जीत हो, हाँ भले ही परीक्षाओं में प्रीत हो, हाँ भले ही परीक्षाओं में प्रीत हो। जिंदगी हारना कोई हल तो नहीं, जिंदगी हारना कोई हल तो नहीं, क्या पता इसके आगे नया गीत हो, क्या पता इसके आगे नया गीत हो। और अभी दीपावली का मौसम आने वाला है तो मैं 4 पंक्तियां उसके लिए भी निवेदित करती हूँ कि दीप की बात कर रोशनी को बुला, वाह, दीप की बात कर रोशनी को बुला, अपनी आँखों के ख्वाबों को ना तू सुला, अपनी आँखों के ख्वाबों को ना तू सुला। ये तिमिर तुझको आँखें दिखाए तो फिर, ये तिमिर तुझको आँखें दिखाए तो फिर, खुद को अंबर में दिन करके जैसा खिला, वाह, खुद को अंबर में दिन करके जैसा खिला। और आपने गज़ल का कहा था, यदि इजाज़त दें तो मैं गज़ल सुनाती हूँ। बिल्कुल। कि मैं यूजुअली स्त्री विमर्श की रचनाएं लिखती हूँ, तो वैसी ही गज़ल आपके सामने रख रही हूँ। स्वागत है। कि मन में रुकी हुई है एक बात रात भर से, मन में रुकी हुई है एक बात रात भर से, आकर ठहर गई हो बरसात जो शहर से, आकर, बहुत शुक्रिया, आकर ठहर गई हो बरसात जो शहर से। और हर भारतीय स्त्री को समर्पित है ये शेर जो सुना रही हूँ अब, कि अपनी उलझनों में उलझी रही हमेशा, अपनी ही उलझनों में उलझी रही हमेशा, वरना कभी सुना है हारी नदी नहर से। बहुत शुक्रिया। वरना कभी सुना है हारी नदी नहर से। और कैसे जिंदगी बदल जाती है, शेर नजर करती हूँ कि जिनसे थे जिंदगी के रिश्ते सभी सुहाने, वाह, जिनसे थे जिंदगी के रिश्ते सभी सुहाने, अब छुपते फिर रहे हैं हम सामने के डर से, क्या अब बात है? छुपते फिर रहे हैं
हम सामने के डर से। और अभी कोविड के बाद जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आई उस पर बात कर रहे थे, बिल्कुल। मैं कोविड की बात करती हूँ जी। कि काटे तने हजारों झरनों की ना परवाह, काटे तने हजारों झरनों की ना परवाह, अब क्यों खुदा पुकारे, अब क्यों खुदा पुकारे, कुदरत के इस कहर से, क्या बात है, क्या बात है, अब वाह। क्यों खुदा पुकारे। और जी। आखिरी शेर इसका रखती हूँ, बहुत मेरी बढ़िया। बिटिया है छोटी सी, कि जो स्कूल जा रही है बिटिया हमारे घर की, अंधियार डर रहा है होती हुई शहर से, अंधियार डर रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद आ रहा है आपसे बात करके और आपकी गज़ल को सुनकर। निश्चित ही एक बहुत सकारात्मक वातावरण यहाँ पर हम महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बहुत आपसे इतनी शुक्रिया। सुंदर बातें सुनकर गज़ल और कविता के फॉर्म में। बहुत सारी कविताएं आपकी सुनेंगे, बहुत सारी गज़ल्स को हम सुनेंगे। चर्चा के इस दौर को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। आइए हम उन कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हाँ, हेलो मैडम, आवाज सुनाई दे रही है क्या? जी नमस्कार। जी बिल्कुल जी नमस्कार, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू हूँ। प्रदीप जी अपना प्रश्न करें। हाँ हाँ, चलिए सबसे पहले तो बधाई हो, आपने इतना अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया आज की चर्चा के लिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत धन्यवाद और जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून Good प्रदीप afternoon. जी। गुड आफ्टरनून। जी जी, मेरा प्रश्न डॉक्टर समीक्षा साहू से है। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एल्जाइमर और डिमेंशिया में अब वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है, व्हाट इज दैट डिफरेंस? एक ये बताएं, और दूसरा ये बताएं क्या ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या हार्मोनल डिसऑर्डर है, फिर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है? प्लीज एक्सप्लेन। जी थैंक यू। समीक्षा जी आपके लिए जी। प्रश्न। जी प्रदीप जी, आपने बड़ा ही एक अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, जो डिमेंशिया है, डिमेंशिया का मतलब होता है याददाश्त में कमी आना। धीरे धीरे आदमी की पर्सनालिटी भी डिटोरिएट होने लगती है। और डिमेंशिया जो होते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, पिक्स डिमेंशिया। कुछ ऐसे डिमेंशिया होते हैं जो रिवर्सिबल भी होते हैं, जो कई बार थायराइड, विटामिन B12, न्यूट्रिशनल और बाकी डेफिशिएंसी से भी हो जाते हैं। और कुछ जो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि जो वापस आदमी नॉर्मलाइज नहीं हो सकता, उनमें आते हैं अल्जाइमर्स, फ्रंटोटेम्पोरल और ये सब टाइप के डिमेंशिया। जो अल्जाइमर्स डिमेंशिया है ये एक न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, इनके अंदर में चेंजेस आने लगते हैं। प्लैक्स होते हैं, अमाइलॉइड बॉडीज होती हैं जिनका डिपोजिशन हो जाता है। और इसके अंदर जब हम पेशेंट का CT या MRI करा के देखते हैं, उनका जो पूरा ब्रेन देखते हैं उसमें श्रिंकेज आने लगता है। कि अगर मानिए कि अगर किसी व्यक्ति का ब्रेन 1 किलो का है तो वो 700 ग्राम 600 ग्राम तक का होने लगता है। और ज़्यादातर इसमें जो श्रिंकेज होता है वो टेम्पोरल लोब, जो ब्रेन की एक लोब होती है, उसके अंदर देखने को मिलता है। इसमें जो पेशेंट का इलाज है, ये मान के चलिए कि ये बीमारी प्रोग्रेस करती है, 100% क्योर नहीं है, बट अगर ऐसा बीमारी को हम जल्दी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो हम उसकी जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन है उसको रोकने में हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए मेडिकेशंस भी होती हैं। पेशेंट के लिए बिहेवियर थेरेपी होती है। हम घर वालों को ये बोलते हैं कि भाई अपने सामान जो है घर में एक जगह रखें। पेशेंट कई बार घर से निकल जाते हैं, इसमें रास्ता भूल जाते हैं, गैस खुली छोड़ देते हैं, अपने आप को पहचानना बंद कर देते हैं, घर वालों को पहचानना बंद कर देते हैं। तो उन लोगों को रेगुलर बेसिस पे आप उनको ओरिएंट करवाइए, याद दिलवाइए। उनके पास एक इमरजेंसी कार्ड रखिए कि जहाँ पे वो अपना ID, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, कोई फिजिकल इलनेस वो रहे। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उन लोगों के बारे में आप डिटेल दे के रखिए। ये एक ऐसी बीमारी है, एक व्यक्ति को तो डिस्टर्ब करती ही करती है, बट पूरा का पूरा परिवार जो है उससे इफेक्ट हो जाता है। क्योंकि एक आदमी अपनी याददाश्त, अपने आप को, अपने अस्तित्व को धीरे धीरे खोने लगता है। बहुत अच्छा सा आपने उत्तर दिया है अभी प्रदीप जी की बात का डॉक्टर समीक्षा।
समीक्षा, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि डिमेंशिया क्या किसी भी अवस्था में हो सकता है, या फिर ये चाइल्डहुड में होता है, मिडिल एज में होता है, या फिर जब व्यक्ति ओल्ड एज में प्रवेश करता है उस समय? तो सबसे पहले तो हम इस चीज को जानना चाहेंगे कि डिमेंशिया किस अवस्था में हो सकता है, डिमेंशिया होने की क्या क्या वजह हो सकती है, और अल्जाइमर की जो हमने बात की, पार्किंसन पे भी हम धीरे धीरे पहुंचेंगे, पर अल्जाइमर्स की आपने बात की, और उम्र के किस पड़ाव में अल्जाइमर डिजीज किसी भी व्यक्ति को हो सकती है? मैं उससे पहले एक लाइन बोलना चाहूँगी कि भाई जो मानसिक बीमारियां हैं वो बचपन, 55, आपका 99, 100 कभी भी हो सकती हैं। तो अगर हम उस पहलू से स्टार्ट करें तो ये जो अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, ये ओल्ड एज की प्रॉब्लम है जी। जब आदमी की उम्र अल्जाइमर्स जो है या डिमेंशिया है, ये जब आदमी 50-60 वर्ष का होने लगता है तो एक सिनाइल डिमेंशिया भी होता है कि भाई उम्र के साथ साथ जैसे नज़र कमज़ोर होती है, लोगों के सुनने की शक्ति कमज़ोर होने लगती है, उसी तरह प्रकार से दिमाग की भी कमज़ोरी आने लगती है। इसमें याददाश्त की भी प्रॉब्लम आती है, कॉग्निटिव डिसफंक्शंस होने लगते हैं व्यक्ति को। मतलब जो डे टू डे आप इसे कैलकुलेशंस करते हैं, आप डिस्टेंस देखते हैं, आप टाइम देखते हैं, आप राइट लेफ्ट बताते हैं, आपका अटेंशन, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको एक अटेंड कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, पेशेंट का अटेंशन डिस्टर्ब होने लगता है। कुछ पेशेंट्स में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जैसे कुछ अल्जाइमर्स के पेशेंट में डिप्रेशन भी डेवलप हो जाता है, कुछ में कई बार साइकोसिस के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। ये तो इरिवर्सिबल कॉजेज हो गए। आपने मुझे और पूछा कि भाई और क्या क्या कारण से डिमेंशिया हो सकता है, तो जैसे मैंने मैडम जहां तक हम समझ पा रहे हैं, आपने जो कहा कि यदि अल्जाइमर्स की यदि हमने बात की तो अल्जाइमर जो है 50-60 से अबव के जो लोग होते हैं उनको जनरली होता है, 65 ऑनवर्ड्स उसमें सिम्टम्स आने लगते हैं। डिमेंशिया की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या उम्र के किसी भी पड़ाव में हो सकता है? क्या बच्चों में भी डिमेंशिया की प्रॉब्लम बच्चों होती में है? डिमेंशिया की प्रॉब्लम नहीं देखी जाती है। ये एल्डरली जो हमारी बुजुर्ग पॉपुलेशन है उनमें देखने को ज्यादातर मिलती है जी। कई बार कुछ मिडिल एज के लोगों को भी डिमेंशिया के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं जो 40-45 हैं, बट उन लोगों में कई बार ये रिवर्सिबल कॉजेस की वजह से होता है। जैसे थायराइड एक ऐसी चीज है जो लोग ध्यान नहीं देते, पर उससे भी आपकी मेमोरी इफेक्ट होती है। हमारे हिंदुस्तान में मेजर लोग वेजिटेरियन होते हैं, B12 की डेफिशिएंसी से भी लोगों को डिमेंशिया होने लगता है। कई बार कुछ लोगों का जो खाना पीना है, जो पानी है, कई बार उसमें अगर लेड होता है या एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा होता है, ऐसे कुछ ट्रेस मेटल्स होते हैं, अगर वो शरीर में डिपॉजिट हो रहे हैं, क्योंकि जैसे बच्चों को आप खिलौना देते हो उसमें भी लेड है, राइट, अगर ये सब चीजें शरीर में जाती हैं तो उनसे भी मेमोरी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई कि यदि ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स यदि होता है तो उसके कारण भी उसमें कहीं ना कहीं डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। मैडम एक बात और जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि डिमेंशिया तो यानी लॉस ऑफ मेमोरी, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी किन कंडीशन में हो सकता है? क्या ये एक न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है, इसमें न्यूरॉन डीजनरेट होने लगते हैं, और वंस जब न्यूरॉन्स डीजनरेट होना स्टार्ट होते हैं तो क्या इनका रीजनरेशन हो सकता है मेडिकेशंस के थ्रू? इज इट पॉसिबल? मैम ये जो आपने बहुत ही अच्छे से उसको बताया कि न्यूरो डीजनरेशन है, वो बीमारी अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। न्यूरॉन्स का धीरे धीरे लॉस होता है, ब्रेन के सेल्स कम होते जाते हैं, आदमी की याददाश्त, कॉग्निशन, पर्सनालिटी सब डिटोरिएट होने लगता है। राइट। इसको हम जो ये बीमारी है मेडिकेशन से, थेरेपीज के थ्रू हम इसको, उसका जो प्रोग्रेस है कि अगर वो 10 साल में आदमी अपने आप को पूरा भूल जाएगा तो शायद हम दवाइयों के इन सब के थ्रू उसको 20 साल तक कर सकते हैं, तो वो स्टेबल हो जाएगा जी। अभी कुछ नई नई थ्योरीज आई हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है लोगों को, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि ब्रेन का रीजनरेशन हो सकता है। ग्रेट। बट अगर एडवांस हो गई है ये बीमारी, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तब उन कंडीशन में होना बहुत मुश्किल है। यानी अर्ली स्टेजेस में अगर आइडेंटिफाई कर लेते तो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा और सुना भी जाता है कि न्यूरॉन्स यदि डीजनरेट होना शुरू हो गए तो उनको रीजनरेट करना पॉसिबल नहीं होता है, संभावना बहुत रेयर हो जाती है। ये जेनेटिक भी रहता है, तो अगर आपके घर परिवार में किसी को अगर ये प्रॉब्लम है तो आप हमेशा अपने कॉग्निशन का, अपने माइंड का ध्यान रखें। जैसे कि अगर आप पढ़ाई करते हैं या तो अगर आप कोई रीड कर रहे हैं, आप अपने माइंड में वो चीज़ को रिटेन करते हैं, या कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, या कोई नया कुकिंग सीखते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं, तो आप अपने पूरी ब्रेन की मशीन को एक्सरसाइज करते हैं। जैसे नहीं पंखा बहुत टाइम तक नहीं चला तो जाम होने लगता है, उसी प्रकार से अगर आप अपने दिमाग को नहीं चलाएंगे, रेगुलर बेसिस पे लोग को कहता है कि अरे हम तो खाना पका ही रहे हैं, घर में साफ सफाई कर ही रहे हैं, हम तो अपना दिमाग चला रहे हैं, बट वो दिमाग के कुछ ही हिस्से हैं जो आप वर्क कर रहे हैं, कुछ ही चैनल्स है जो काम कर रहे हैं।
तो आपको अपने पूरे ब्रेन को स्टिमुलेट करना है, तो नई नई एक्टिविटी सीखिए, पेपर पढ़िए, लोगों से डिस्कशन करिए, हेल्दी खाना खाइए, ऑयल अवॉइड करिए, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म ये सब अवॉइड करिए, तो आपका ब्रेन भी हेल्दी रहेगा। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करने में बॉडी में BDNF फैक्टर जनरेट होता है जो आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। अगर आप लोग सभी शुरू से ही करते हैं तो डिमेंशिया को, अल्जाइमर्स को, इन सारी बीमारियों की प्रोग्रेशन को आप हॉल्ट कर सकते हैं। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें अभी मैडम आप साझा कर रहे थे डॉक्टर समीक्षा। निश्चित ही हमारे दर्शकों को आपकी बातों से बहुत सारी जानकारियां मिल रही होंगी, जो उनके दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन है, कुछ मिथ हैं, वो भी क्लियर हो रहे होंगे। बहुत सारी बातें हैं मैडम, सिजोफ्रेनिया किसे कहते हैं, साइकोसिस क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, और तमाम सारी बातें करेंगे हम आज। उसके पहले हमारे साथ में हैं प्रार्थना जी। प्रार्थना जी की ओर रुख कर लिया जाए। प्रार्थना जी, एक बार फिर गीत गजल के दौर को शुरू करते हैं। कुछ प्यारी सी गजल आपके मुंह से हम जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, पहले तो मैं इस बात की बधाई भी मैं देना चाहूंगी कि जो अनूठा सा समन्वय यहाँ पर हुआ है मनोविज्ञान और कविता का, ये बहुत ही अनूठा सा समन्वय हुआ। पहले मैं सोच रही थी कि ये कैसे प्रोग्रेस करेगा ये प्रोग्राम, लेकिन बहुत ही शानदार सा वो लग रहा है, क्योंकि मनोविज्ञान जो है वो संवेदना की बात करता है, कविता संवेदना को व्यक्त करती है, तो लगभग हम एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। बिल्कुल। और म्यूजिक, मैं आपको टोकूंगी, म्यूजिक थेरेपी हम ऑटिज्म के बच्चों में, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें, तो म्यूजिक अपने आप में एक बहुत हेल्प करता है। ऑटिज्म के बच्चों के लिए म्यूजिक थेरेपी भी होती है। सो म्यूजिक एक ऐसी चीज है, संगीत एक ऐसी चीज है जो आदमी की शरीर को, उसकी आत्मा को और उसके मन को छू लेती है और माइंड को स्टिमुलेट करती है। आई टोटली अग्री। वो आप जैसे जो बात कह रही हैं, हरवंशरा बच्चन साहब से किसी ने एक दिन पूछा था कि तुम कविता को बड़ा एडवोकेट करते हो, खुद भी इतने बड़े कवि हो, आखिर कविता क्या किसी को रोटी देती है? हरवंशरा बच्चन साहब ने कहा, हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने, कविता किसी को रोटी नहीं देती है। तो बोले फिर? तो उन्होंने कहा लेकिन कविता यदि जो मनुष्य सुनेगा, रोटी खाने की तमीज़ सीख जाएगा। क्या बात। तो वैसा ही लगभग है ये कविता और सारा मनोविज्ञान और सारी चीजें जो हैं वो गुथी हुई हैं, संवेदनाओं से जुड़ी हुई बातें हम कर रहे हैं। और चूंकि आज मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर बात कर रहे हैं, भावनात्मक पहलुओं को हम टच कर रहे हैं। कविता भावनाओं को छूती है, कविता गजल को छूती है, कविता लोगों की रूह को छू जाती है। तो एक प्यारी सी गजल आपसे सुनना चाहें। मैं गजल ही सुनाती हूँ और ये तहत में रखती हूँ कि मेरे आंगन में मुझे एक रात रानी चाहिए। मतलब देखिए कि मेरे आंगन में मुझे एक रात रानी चाहिए, वाह, जिंदगी जीने कोई खुशबू सुहानी चाहिए। क्या बात। जिंदगी जीने कोई खुशबू सुहानी चाहिए। और शेर देखें कि आप तो मिलते नहीं जी, किससे करें इसका गिला। वाह। आप तो मिलते नहीं किससे करें इसका गिला, आपकी आंखों में भी यादों का पानी चाहिए। वाह वाह वाह। आपकी आंखों में भी यादों का पानी चाहिए। और कई बार हम देखकर चीज़ों का अनदेखा कर देते हैं। एक शेर नज़र करती हूँ कि झूठ को सच मान लूँ, जी, बातों में आ भी जाऊँ मैं। झूठ को सच मान लूं, बातों में आ भी जाऊं मैं, आपके लफ्जों में लेकिन वो रवानी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। और आपकी बात सुन के मुझे भी एक लाइन याद आ रही है कि वो खुश लिबास भी, वो खुश लिबास भी, खुश दिल भी, खुश अदा भी है। वो खुश लिबास भी, खुश दिल भी, खुश अदा भी है, मगर वो एक है क्यों, मगर वो एक है क्यों, उससे ये गिला भी है। तो आपने मुझे भी प्रेरित किया। ये किसी कोई तुझसा हो तो नाम भी तुझसा रखे वाली बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी की ये जो पंक्तियां मुझे अचानक ही याद आई। और डॉक्टर समीक्षा, आपसे हम बात करेंगे, आप तक प्रार्थना जी फिर से हम लौटेंगे, फिर से इस दौर को शुरू करेंगे। कैसे ख्याल रखें हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का? बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। भागम भाग का जो समय चल रहा है, हर इंसान भाग रहा है, रफ्तार पकड़ ली है जिंदगी ने कहीं ना कहीं। पहले महिलाएं अधिकतर घर में अपना मैक्सिमम टाइम व्यतीत करती थी, आज अधिकतर महिलाएं कुछ ना कुछ बाहर निकल कर भी काम कर रही हैं, वर्क प्लेस पे जाती हैं, वो घर की जिम्मेदारी को भी वो रखती हैं। तो इसके बाद कहीं ना कहीं टेंशन या स्ट्रेस का कारण यहाँ भी बनता है। पुरुष वर्ग की यदि हम बात करें, उनके लिए भी कई बार ये होता है कि वर्क प्लेस पे बहुत सारा टेंशन होता है, बाहर घर की दोहरी भूमिका निभाते हुए आज की स्त्री और पुरुष दोनों की बात करते हैं। आजकल बच्चे भी बहुत टेंशन में रहने लगे हैं, जहां माँ बाप के दिमाग में एक होड़ होती है कि बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए किसी से भी। हमारे बच्चे को पीयर प्रेशर की बात करते हैं कि आगे बढ़ना है, हर एक एक्टिविटी में उसे आगे रहना है। तो बच्चों में, बड़ों में और बुजुर्गों में आज हर इंसान तनावग्रस्त है। कैसे दूर करें इस टेंशन को, कैसे मानसिक रोगों से निजात हमें मिले, जानना चाहेंगे। देखिए,
मानसिक रोगों से जो हमें निजात अगर पाना है तो मानसिक रोगों को पहचानना हमें ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर हमें मालूम है कि हम चल रहे हैं और हमें चलने में बड़ी कठिनाई हो रही है, हमारा पाँव दर्द कर रहा है, बट हम तब भी हर दिन चलेंगे, तो क्या होगा? हम परेशान भी होंगे, बिल्कुल। हम दुखी भी होंगे और हम दर्द में भी रहेंगे। बट अगर आप देखोगे कि भाई मेरे पाँव में तो फ्रैक्चर है, मेरा कोई लिगामेंट टूटा है, इसलिए मैं चल नहीं पा रहा था, जी। तो हम रेस्ट भी लेंगे, उसका इलाज भी कराएंगे और जो ज़रूरी चीज़ें उसका प्रिकॉशन करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, बचपन से अगर हम बात करें तो बच्चों में जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। WHO कहता है कि 50% से ज़्यादा बीमारियां 14 साल की उम्र से पहले हो जाती हैं, मानसिक बीमारियां खासकर। हम आजकल ये लगता है, माँ बाप में, घरों में एक डायलॉग बड़ा कॉमन है, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारे घर में पैसा है, घर है, सब इतना अच्छा स्कूल है, माँ बाप है। हम तो देखो, हम तो लाइट में, हेडलाइट में पढ़ते थे, राइट, सड़क पे पढ़ते थे, चिमनी में पढ़ते थे, पंखा नहीं होता था। अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट वो ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कुछ और है। तो ऐसे तो जो सबसे अमीर व्यक्ति है उसे तो कोई परेशानियां होनी ही नहीं चाहिए। जी। बट देखिए, हर आदमी के पास एक माइंड है, बिल्कुल। एक मानसिक स्वास्थ्य है, तो उसमें मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हम जब बच्चों की बात करते हैं, सबसे बड़ा जो कंप्लेंट पेरेंट्स का रहता है कि पढ़ाई, बच्चा पढ़ता नहीं है, मैथ्स में अच्छा नहीं है, नंबर कम आते हैं, टीचर्स बोलती है हैंडराइटिंग ख़राब है, ये सब है। बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत कॉमन होता है, जिसके बारे में मध्य प्रदेश में कोई सेंटर नहीं है। मैंने स्पेशलाइजेशन किया बॉम्बे से, नायर हॉस्पिटल से। वहाँ पे हमने देखा हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटी का अलग से एक स्कूल है। लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी बीमारी है जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। जी। ठीक है, तो जो हमारा डिसग्राफिया है उसमें राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है बच्चा। ठीक है, डिसलेक्सिया जो तीसरा इसका पॉइंट है, उसके ऊपर तारे जमीन मूवी भी बनी थी, बनी हुई है, राइट। उसमें रीडिंग में बच्चों को प्रॉब्लम है, वर्ड्स समझ नहीं आते, ए का बी का डी कर देंगे। फिर डिसकैल्कुलिया, मैथ्स की प्रॉब्लम, कैलकुलेशन में क्योंकि मैथ्स तो ऐसा है 2 + 2 4 ही होना है, 5 और 6 तो हो नहीं पाएगा। तो जो मैथ्स बच्चे समझ नहीं पाते, टेबल समझ नहीं आता, नंबर, अरिथमेटिक उनको समझ नहीं आता, मैथ्स से एंजाइटी होती है बच्चों को। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों में बहुत कॉमन है, जिसके चक्कर में उनके मार्क्स खराब होते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम तो गधे हो, तुम तो इतना स्लो लिखते हो, तुम्हारी हैंडराइटिंग खराब है। टीचर्स उनको निकाल देती हैं। कुछ महंगे स्कूल्स होते हैं, उनका ये कल्चर है कि भाई 9th तक आपको अपने पास रखेंगे, 10th के बाद हम शिफ्ट कर देंगे, हमारे ग्रेड्स खराब होंगे। बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। दूसरी कॉमन बीमारी जो बच्चों में आती है वो है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जी। बहुत से बच्चे होते हैं, हर दिन अपना टिफ़िन बॉक्स, कभी पेंसिल, कभी कुछ भूल के आ रहे हैं, बहुत चंचल होते हैं, पूरे घर को परेशान कर देंगे। आप कहीं होटल में खाना खाने जाओ, एक बच्चा होगा पूरा उधम करेगा, बिल्कुल। बार बार चोटें लग रही होंगी उसकी, फोकस नहीं करेगा पढ़ाई में, सिली मिस्टेक्स करेगा। इंटेलिजेंस बराबर है, ध्यान सब है उसको, IQ में कमी नहीं है उसके, अपनी टर्न के लिए वेट नहीं करेगा, बहुत रेस्टलेस हो जाएगा, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करेगा, यहाँ वहाँ हिलता रहेगा। मम्मी कहेंगे अरे बैठते क्यों नहीं हो पढ़ने के लिए, ट्यूशन टीचर भी तुम्हारी कंप्लेन करती है, पिटाई लग रही है उसकी, घर में भी झगड़े हो रहे, कह रहे तुम्हारा बेटा तो ऐसा कर रहा है, तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा है। माँ को ताना दिया जाता है, आप सबके बच्चे हैं, बच्चा कोई गड़बड़ करे तो माँ को सबसे पहले तुम तो सिखाती नहीं हो, तुम तो ये करती नहीं हो। और घर का कोई भी परिवार का व्यक्ति, उसको कोई प्रॉब्लम है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और घर में तनाव होगा, झगड़ा होगा, आपस में कलेश बढ़ेंगे लोगों के। जी। तो ADHD एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो इसका आप ट्रीटमेंट भी है, दवाइयाँ हैं, थेरेपीज़ हैं। सरकार इन सबको डिसेबिलिटी परसेंटेज देती है। जो हम बात है ना PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी डिसेबिलिटी एक्ट के अंडर में रिजर्वेशंस मिलता है। डॉक्टर समीक्षा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें आप कर रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और लग रहा है आपसे बात करते ही रहें। तो चर्चा के इस दौर को डेफिनेटली हम आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी आपसे और जानेंगे हम क्या क्या मानसिक बीमारियां हो सकती हैं बच्चों में, बड़ों में, मिडिल एज के लोगों में। उसके पहले हम थोड़ा सा स्टूडियो से बाहर चलते हैं। अपने प्रोड्यूसर सर से आग्रह करूंगी मैं कि हमें स्टूडियो से बाहर लेकर चलें। रीजनल साइंस सेंटर से हमारे साथ में हमारे एक वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करेंगे हम। अंतरिक्ष सप्ताह भी चल रहा है, तो आइए कुछ जानते हैं, समझते हैं अंतरिक्ष सप्ताह क्यों मनाया जाता है, कुछ जानकारियां लेते हैं। हेलो जी हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार सर, अंतरिक्ष सप्ताह हम मना रहे हैं, कुछ जानकारी हम आपसे भी चाहेंगे, क्यों जरूरी है अंतरिक्ष सप्ताह मनाने की, क्या आवश्यकता है?
बिल्कुल। मैं साकेत सिंह कौरव रीजनल साइंस सेंटर भोपाल से बात कर रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान में लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल में श्यामला हिल्स में स्मार्ट सिटी रोड पर है। तब जो भी रुचि रखते हैं वो विज्ञान केंद्र जरूर घूमने आए। साथ में जिस संदर्भ में आज आप मुझसे बात कर रहे हैं जी ये विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी ये यूनाइटेड नेशन ने ये बात बहुत पहले ये रियलाइज की, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, पूरी दुनिया विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी के जो सहयोग है समाज के उत्थान के लिए, विज्ञान ने किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित किया है, उसमें बहुत बड़ा एक वर्ग है, बहुत बड़ा एक प्रतिशत जाता है अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी को। तो उसके कारण आज आप बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी कल्पना आप अंतरिक्ष के एप्लीकेशन के बिना स्पेस में जो भी चीजें हैं उनमें जो सैटेलाइट हों, हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट में हों या हम दूसरे ग्रहों पर भेज रहे हों, इनके बिना और उससे जो हमारे पृथ्वी पर जीवन में जो सहयोग मिल रहा है, हमारे जीवन हमारे अर्थ पे, हमारी मदर अर्थ पे इस तरीके से एक अच्छे रास्ते पे बढ़ रहा हो, विकास की तरफ बढ़ रहा हो, उसको याद करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए उत्सव के रूप में 4 से 10 अक्टूबर मनाया जाता है। उसका एक कारण भी है, अगर आप कहें तो मैं बता सकता हूँ। जी सर, रीजनल साइंस सेंटर की यदि हम बात करें तो क्या अभी कुछ बच्चों के लिए या बड़ों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए रीजनल साइंस सेंटर में कोई एग्जीबिशन वगैरह भी इस सप्ताह में मनाई जा रही है, लगाई जा रही है, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके? विशेष रूप से हमने अंतरिक्ष विज्ञान के ऊपर अलग से हमने सप्ताह में नहीं किया, लेकिन बहुत सारी हमने हमारे प्रदर्शनियां हैं जो हमारी एक क्षेत्र है हमारे विज्ञान केंद्र में प्रदर्शनी, जहाँ पर रॉकेट और सैटेलाइट के मॉडल हैं, जहाँ पर विजिटर आके अंतरिक्ष में देखिए 2 खास बातें। अंतरिक्ष विज्ञान को अगर आपको दोहन करना है तो आपको अपने रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। कोई भी अंतरिक्ष के जो सक्षम राष्ट्र हैं, जिसमें भारत एक सर्वोपरि राष्ट्रों में से एक है, आज अपना इसरो जो है कंधे से कंधे मिला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग कर रहा है। तो हमारे पास कुछ गैलरीज में एग्जिबिट हैं जहाँ पर आप रॉकेट को समझ सकते हैं, अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट हमारे पृथ्वी में जो चक्कर लगा रहे हैं वो क्यों उन ऑर्बिट में होते हैं उनको समझ सकते हैं। और साथ ही साथ में बहुत सी दीर्घाएं हैं जहाँ पर और विज्ञान पाठ में आके विज्ञान से जुड़ सकते हैं। ये विज्ञान का उत्सव है, अंतरिक्ष उसका अनुप्रयोग है, यानी अंतरिक्ष में आप जाकर विज्ञान से और टेक्नोलॉजी की जो चीजें हैं उनके माध्यम से अपने समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, सोसाइटी कैसे चेंज है, उसका उत्सव है पूरी दुनिया में मनाया। जी बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे साकेत सिंह कौरव, आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं रीजनल साइंस सेंटर से। सर बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मैं और आखिरी में आपके कुछ सेकंड में ये कहना चाहूंगा, जो भी आपके दर्शक अभी हमारे डीडी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपसे हमारा अनुरोध है कि आपकी राजधानी में इतना बड़ा विज्ञान केंद्र, भारत सरकार की हमारी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का एक यूनिट है आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल, आप जरूर आइए रीजनल साइंस सेंटर और अपने विज्ञान से जुड़ के प्रयोगों को सीखिए, करिए और हम एक वैज्ञानिक समाज के निर्माण करने में हम सब मिलकर दूरदर्शन और विज्ञान केंद्र सहयोग करके आगे बढ़े। इसी अभिलाषा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें मौका देने के लिए। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और निश्चित ही विज्ञान की हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा उपयोगिता है, विज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं, हम जो है विज्ञान के कारण ही हैं। तो आप जरूर जाएं, विजिट करें रीजनल साइंस सेंटर और देखें, सीखें, विज्ञान के जो प्रयोग हैं उनको सीखें, समझें। विक्रम साराभाई जी का फोटो डिस्प्ले हो रहा है, विज्ञान के जनक और जो अंतरिक्ष से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, बहुत सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अंतरिक्ष सप्ताह भी हम मना रहे हैं, उससे जुड़ी हुई बातचीत हमने आपसे की। कार्यक्रम नमस्कार एमपी से जुड़े हुए हैं आप सभी। लाइव फोन इन प्रोग्राम है हमारा, 12 से 1 बजे सजीव प्रसारित किया जाता है हमारा ये प्रोग्राम, और शाम को 8 बजे इस कार्यक्रम का रिपीट टेलीकास्ट भी आपके लिए प्रसारित किया जाता है। आप इस कार्यक्रम को जरूर देखें, हिस्सा बने, और किसी कारण से यदि अभी ये प्रोग्राम आप नहीं देख पाए हैं तो शाम को इस प्रोग्राम को आप जरूर देखें। यूट्यूब पे भी हमारा ये प्रोग्राम प्रसारित होता है, उसकी लिंक भी आपके लिए उपलब्ध रहती है, तो इस कार्यक्रम को आप जरूर देखें, सुने, अपना सुझाव भी हम तक जरूर पहुंचाएं ताकि इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सके हम। हमारे साथ प्रार्थना जी हैं। प्रार्थना जी, आप बहुत अच्छा गजल
लिखती हैं, बोलती हैं और आपके काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। अभी लाइनअप भी है एक दो काव्य संग्रह जिनका बहुत जल्दी लोकार्पण होने वाला है। हम चाहेंगे कि कोई और प्यारी सी गजल आपके द्वारा। जी ज़रूर। अभी फ़िलहाल तो डॉक्टर साहब अभी बता रही थी कि वो जो होता है बच्चों में डिस्कैल्कुलिया, तो मैं सोच रही थी शायद मुझे तो नहीं है डिस्कैल्कुलिया बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन वेरी वर्स्ट इन मैथ्स। खैर मैं गीत सुनाती हूँ जिसका आपने आदेश किया है मुझको। एक नारी के समर्पण को व्यक्त करता हुआ गीत है। सीधे सीधे गीत रखती हूँ कि मन के हारे जीत रही हूँ, मेरी हार समझ लेना तुम। मैंने जो मन हारा है मैं उससे जीत रही हूँ कि मन के हारे जीत रही हूँ, मेरी हार समझ लेना क्या तुम। बात है। बिना बनावट बोल रही हूँ, पर श्रृंगार समझ लेना तुम। बिना बनावट बोल रही हूँ, पर श्रृंगार समझ लेना तुम। नहीं वहाँ अभी पाँव ना धरना, कुछ फूलों को सजा दूं पहले। नहीं वहाँ अभी पाँव ना धरना, कुछ फूलों को सजा दूं पहले। मैं तो यूं ही बोल रही हूँ, पर अधिकार समझ लेना तुम। मैं तो यूं ही बोल रही हूँ, पर अधिकार समझ लेना तुम। बंद रखती हूँ। जीवन कैसा होगा, कैसी कल्पना होती है स्त्री की कि जीवन की संजीदा शामें और अलसाते दिन निकलेंगे, हार में जीत निकालेंगे हम, जीत के प्यारे दिन निकलेंगे। आशाओं के सूरज को हम आंगन से हटने ना देंगे। क्या बात है। दो नैनों के घेर में मेरा सब संसार समझ लेना तुम। बहुत दो नैनों के घेर में मेरा सब संसार समझ लेना तुम। और ये नारी ही है जो पुरुष को वापस घर लौटने पर मजबूर करती है। तो 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि लौट लौट के आओगे तुम, ऐसा बंधन बांध लिया है मेरे इस अनुरागी मन ने, तुमको अपना मान लिया है। बात नहीं कह पाता है मन अपने भीतर उन्मादों की, पीछे हटते से कदमों को खुद अभिसार समझ लेना तुम। पीछे हट। और अंतिम बंद इसका निवेदित करती हूँ कि हमेशा जो है सलीके से सजा हुआ घर ही प्यारा नहीं होता, कभी कभी जो हल्की से अस्त व्यस्तता होती है उसका अपना सौंदर्य होता है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि घर में बिखरी बिखरी चीजें, अस्त व्यस्त सा आलम सारा, घर की दीवारें जानेंगी छोटा मोटा भेद हमारा। घर की दीवारें जानेंगी छोटा मोटा भेद हमारा। कभी भी कसा नहीं रहेगा, मन भी मरुथल जैसा होगा। क्या बात है। जो भी मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, मन हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी अच्छा तो कभी खराब की बात। कभी भी कसा नहीं रहेगा, मन भी मरुथल। मैडम बीच में आपको रोकना चाहूंगी। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का ट्वीट अभी आप देख रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी का दुखद निधन के समाचार हम सभी को मिले हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि हम दूरदर्शन परिवार की ओर से व्यक्त करते हैं। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी ने भी अभी ट्वीट किया है। कह रहे हैं वह एक बहुत शानदार राजनीतिक नेता थे, एक विनम्र कृषिवादी पृष्ठभूमि से आने वाले थे और बहुत ही विनम्र स्वभाव जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं माननीय मुलायम सिंह जी। उनका दुखद निधन निश्चित ही एक अपूर्णीय क्षति है। दूरदर्शन परिवार की ओर से हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं उनके निधन पर। मैडम, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं बड़ी अप्रिय होती हैं, कहीं ना कहीं मन बड़ा व्यथित हो जाता है। तो एक विनम्र श्रद्धा सुमन मुलायम सिंह जी के लिए। आज हम बात कर रहे हैं विश्व मानसिक रोग दिवस के बारे में। डॉक्टर समीक्षा जी आज हमसे जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर समीक्षा, हम जानना चाहेंगे आपसे, एक बहुत
क्या कहें, हर माँ की ओर से ये प्रश्न है, हर एक दर्शक और दर्शकों में भी जो माएँ इस शो को देख रही हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगी कि ये जो कोविड एरा रहा है उसने बहुत कुछ छीना है हम सब से, हमारे बच्चे उनसे भी बहुत कुछ छीना है, कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां रही हैं, कुछ सौगातें हमें मिली हैं, तो दुखद भी बहुत सारी मेमोरीज रही हैं इस कोविड पीरियड में हम सबके बीच में। बच्चे जो हमारे हैं वो मोबाइल के ज़्यादा करीब आ गए, परिवार जनों से ज़्यादा मोबाइल और टीवी का उन्होंने दामन थामा है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमें अभी भी भुगतना पड़ रहा है। अभी भी बच्चे उबर नहीं पा रहे हैं, मोबाइल को अपना सच्चा साथी मानने लगे हैं, वो माँ बाप को अपना दुश्मन मानते हैं, घर के लोगों को दुश्मन मानते हैं और मोबाइल का दामन थाम के रखा है। मैडम, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बड़ा दुख देने वाली ये समस्या है। तो मैडम क्या कहेंगे, क्या ये भी एक मनोरोग है, क्या एक मेंटल डिजीज की कैटेगरी में से आए कहेंगे हम, क्या ये एक तरह का एडिक्शन है जो बच्चे मोबाइल और टीवी के ज़्यादा कांटेक्ट में आ गए हैं? देखिए, एडिक्शन बहुत सारे प्रकार के होते हैं और हम अगर महाभारत की भी बात करें तो जब इतना बड़ा कुछ हुआ, एक वो गैम्बलिंग से वो चीज़ें स्टार्ट हुई थी। सो एडिक्शन एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। एडिक्शन बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। जैसे हमने बात करी मदर्स की, फीमेल्स की, कोविड की और बच्चों की। कोविड ने बच्चों से उनका बचपन तो छीना ही, बिल्कुल, बहुत से परिवारों से उनकी खुशियां भी छीन ली। बिल्कुल सही। हर घर में किसी ना किसी के कुछ ना कुछ दुख है, कोई चला गया, लोग अपने माँ बाप को श्रद्धांजलि देने भी नहीं आ पाए। बच्चों में इतना प्रॉब्लम बढ़ने लगा। मुझे याद है मैं बच्चों की क्लासेस लिया करती थी उनके मेंटल डॉक्टर हेल्थ के लिए। समीक्षा, बातें हम आपसे करेंगे आगे भी। हम आपको बता दें, हमारे जो दर्शक हमसे जुड़े उनको बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम को आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, दूरदर्शन मध्य प्रदेश का YouTube चैनल। उस कार्यक्रम पे इस कार्यक्रम का प्रसारण उस चैनल के माध्यम से भी किया जाता है। साथ ही आज शाम को 8 बजे यानी सोमवार से शुक्रवार तक रात 8 बजे रिपीट टेलीकास्ट भी इस कार्यक्रम का होता है। साथ ही 12 से 1 बजे तक तो आप डायरेक्ट इस प्रोग्राम में लाइव उनसे जुड़ ही सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां विभिन्न विषयों पर अब तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ से आपको हम मिलवाते हैं ताकि आपको बहुत सारी जानकारियां मिल सके। डॉक्टर समीक्षा, आपकी बातों को आगे सुनना चाहें। जैसे जो मोबाइल एडिक्शन है, स्क्रीन एडिक्शन है, बच्चे जो हो गए हैं, जो हर एज ग्रुप का बच्चा, मम्मी बोलती हैं कि बेटा खाना नहीं खाएगा जब तक फ़ोन ना दें। जी, जो यंगस्टर्स, टीनेजर्स हैं, वो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सोशल मीडिया के थ्रू गलत गलत हरकतों में आगे आते जा रहे हैं। आजकल हर चीज़ इतनी अनफिल्टर्ड है, बच्चों के कनेक्शंस बन जाते हैं, दोस्तियाँ हो जाती हैं, बच्चे गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगते हैं। फ्री एक्सेस है सब चीज़ों का। बिल्कुल। तो जो प्रॉब्लम है, ब्लेम है, कभी बच्चे का अकेला नहीं होता। वो माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता मैगी खाना या मोबाइल चलाना। बिल्कुल। हम सब आज एक बिजी लाइफ में रह रहे हैं, पेरेंट्स बिजी हैं, मदर्स भी आजकल वर्किंग हैं, तो ये फॉल्ट जो है बहुत मल्टी फैक्टोरियल है। आज आपने से शुरू में बोला कि पहले फीमेल्स घर में रहती थी और अब बाहर जाने लगी हैं, तो बहुत बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल बात सही है, बट अगर एक बच्चा पैदा होता है घर में तो वो अकेली एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है, वही उतनी ही जिम्मेदारी उसके पति की भी है, उसके सास ससुर और उसके घर वालों की भी है। बिल्कुल। आप जैसा इन्वायरमेंट देते हो, अगर बच्चा देख रहा है कि मम्मी पापा भी फ़ोन में लगे हैं, पापा घर आते हैं टीवी चला लेते हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, मम्मी भी मोबाइल में लगी अपने घर पे बात कर रही हैं, दादा दादी यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा भी मोबाइल यूज़ करेगा, इग्नोर फील करता है बच्चा। पहले के टाइम पे अगर आपको ध्यान हो, लोग पार्क में जाया करते थे, साइकिल चलाते थे, गेम खेलते थे। आजकल वो चीज़ें कम होती जा रही हैं। बच्चों को कोई ऑल्टरनेट एक्टिविटी आप नहीं देते हो, बच्चों को आप कोई खेलने का मौका नहीं दे रहे हो, उसकी कोई एक्टिविटी क्लासेस नहीं लगाते हैं। कुछ भी होता है बच्चों के सामने फ़ोन पकड़ा देते हैं ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े। मेरी सलाह सब लोगों से ये रहती है कि भाई बच्चों को 2 एक्टिविटीज़ में हमेशा इन्वॉल्व करके रखें पढ़ाई के अलावा। एक फिजिकल एक्टिविटी, भले ही आपका बच्चा वो स्पोर्ट्स के लिए जाए, दूसरी है कोई कल्चरल एक्टिविटी जैसे कि म्यूज़िक, आर्ट या कोई इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि इन सब एक्टिविटीज़ में बच्चों के ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ हो। जो एडिक्शन है वो क्यों होता है? एक केमिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन के अंदर डोपामीन का लेवल सिक्रीट होता है। जब भी हम कोई चीज़ करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, डोपामीन बढ़ता है, हम वो चीज़ को दोबारा करते हैं। मोबाइल देख के खुशी होती है, डोपामीन बढ़ता है। आपको क्या करना है? ब्रेन को ट्रिक करना है। आप ऐसी एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करिए जिससे उनका माइंड डाइवर्ट हो। आप एक फैमिली टाइम फिक्स करिए कि भाई ये टाइम है, सब लोग डिनर इकट्ठा करेंगे, लोग आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। ये नहीं कि सब अपने अपने उसमें हैं।
बच्चों को आप ब्लेम नहीं कर सकते, बच्चों की हर एज में उनका व्यवहार चेंज होता है, हमें पेरेंटिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर एक 11 साल के बच्चे से आप जिस तरीके से बात करते हो उसी तरीके से आप 3 साल के बच्चे से बात नहीं कर सकते हो। आप अपने आप को धौंस नहीं दिखा सकते, सुनो बैठो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, उनका भी माइंड चेंज हो रहा है, उनकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट रखिए, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और एक डिसिप्लिन रखिए कि भाई दिस इज़ योर फैमिली टाइम, ये आपका मोबाइल का टाइम है, ये आपकी पढ़ाई का टाइम है। अगर बच्चे बहस करते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये नहीं कि अकेली मम्मी उसको डांट रही है। तो बहुत सी फैमिली में क्या होता है, अरे तुम ही गड़बड़ हो, तुम ही बच्चे को बिगाड़ रही हो, तुम्हारे चक्कर में ऐसा हो रहा है। और अगर कई माँ बार ये भी डिसिप्लिन होता है हाँ, मैडम कि यदि मदर वर्किंग है तो सारा ब्लेम उसके सर आ जाता है Yes, बहुत कि common आप है। बाहर जा रहे हो अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, आप बच्चे को इग्नोर कर रहे आप हैं। selfish तो हो रही बहुत हैं। आप सेल्फिश हो रहे हो अपनी पहचान बनाने If के a लिए। mother is अपने आप को ignoring a child, she is a very bad mother, very bad mother. सी माँ का काम है जन्म देना, तो हमारे फिर ऐसा होना चाहिए, हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी को हमें खत्म कर देना चाहिए, फिर माँ का नाम ही आगे बढ़ना चाहिए अगर माँ की ही सारी जिम्मेदारी हो जाती है तो। बट एक फैमिली का काम है बच्चे को अपब्रिंगिंग देना। जी। माँ और बाप दोनों लगते हैं, दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज दोनों किचन में भी साथ काम कर रहे हैं, दोनों आज पैसा भी साथ में कमा रहे हैं, दोनों का काम है बच्चे को साथ में परवरिश करना। डॉक्टर समीक्षा जी। बातों के दौर को आगे जारी रखेंगे। आइए स्टूडियो से थोड़ा सा बाहर चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, रक्षा मंत्री भी जो रहे हैं मुलायम सिंह जी, उनका जी। दुखद निधन हो गया है और जी। उनके दुखद निधन पर श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है। फोन पर राघवेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो, वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र जी से जुड़ने का प्रयास एक बार पुनः करेंगे। चर्चा किस दौर को हम आगे बढ़ाएंगे। जी, जैसे मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगी, हम विमेन की बात कर रहे थे, मैडम ने इतनी सुंदर कविताएं कही एक औरत के लिए, बट हम औरत की परेशानियों को नहीं समझते। मासिक धर्म एक चीज़ है जो हर औरत के साथ होती है, वो तो सबको पता है, बट हर महीने पीरियड्स आने से पहले भी उनके जो माइंड में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कहते हैं, PMS कहते हैं। ये एक सीरियस इशू है जिसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं। जी। उसी प्रकार से जब एक औरत प्रेगनेंसी में जाती है या जब वो डिलीवरी करती है, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, बहुत सी औरतों को डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो I जाता was है। about to say that now people have been talking about it, that there is a thing that is called postpartum depression. Otherwise, people weren't aware even of it. Exactly. And if you were irritable and if you were not recognizing yourself with the child, तो वो ऐसा हो रहा था that you are a bad mother, you are not a good person basically. And that is, I'm very thankful that you have raised that issue right now. सी भाई, सो ये प्रेगनेंसी तो एक लाइफ टाइम इवेंट हो गया। True. PMS भी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वर्किंग क्वालिटी को खराब करती है। आप ऑफिस में जा रहे हो, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, आप जरा में इमोशनल हो रहे हो, लोग बोलेंगे अरे वो उस टाइम चल रहा है, लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। बट मुझे लगता है डॉक्टर PMDD, समीक्षा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी आपसी समझ पर निर्भर नहीं, करती नहीं। है बात। मैम, ये एजुकेशन का बिल्कुल लेना देना है कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। आपकी बिल्कुल। आंख जिस चीज को पहचानेगी आप तभी तो उसको गलत मानेंगे। बिल्कुल। अगर आप चीते की पहचान नहीं करोगे तो उसको चीते की जगह बंदर मानोगे तो आप उसके पास जाके उसे रोटी खिलाओगे। जी। तो आपको समझना पड़ेगा कि PMS से भी लोगों में प्रॉब्लम आती है। जो फीमेल्स को डिलीवरी के बाद कई बार लोगों को डिप्रेशन तो होता है, साइकोसिस भी हो जाती है। जी। लोग घर डॉक्टर परिवार वाले समीक्षा छोड़ के चले डॉक्टर जाते हैं। समीक्षा बिल्कुल बातचीत करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपके द्वारा की जा रही हैं, बिल्कुल चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले हमारे साथ में स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं राघवेंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। आज जो दुखद निधन हुआ है माननीय मुलायम सिंह जी का, उनके दुखद निधन पर आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। हेलो जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज बहुत दुखद समाचार हमें प्राप्त हुए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, मुलायम सिंह भारतीय राजनीति में एक ऐसे लीडर थे जो एक गांव से निकलकर भारत की राजनीति पे छा गए। जी मुख्यमंत्री से लेकर वो रक्षा मंत्री तक बने जी और सर्वहारा वर्ग के वो लीडर बने। बिल्कुल। दलित, पिछड़े और जो उपेक्षित वर्ग होते हैं उसकी उन्होंने राजनीति की। तो हमें लगता है कि भारतीय राजनीति में एक बड़े अध्याय का समापन हुआ है और उन्होंने बताया कि किस तरह से गांव से निकलकर लोकतंत्र में एक आम आदमी, एक गांव का आदमी भी देश का रक्षा मंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। समाजवादी पार्टी जो उन्होंने बनाई थी वो निश्चित रूप से
लोगों को जोड़ने के लिए बनाई थी और अंत तक वो सफल रहे। मुझे लगता है कि जो गरीब लोग थे, जो दलित थे, जो पिछड़े थे, उनका रहनुमा उन्होंने खो दिया है। दलित सर्वहारा वर्ग के लिए बहुत बढ़ चढ़कर काम किया है। भारतीय लोकतंत्र में बहुत बेबाक होकर इन्होंने कई तरह के बहुत अच्छे काम किए हैं जो लोगों के लिए प्रेरित करते हैं। भारत के रक्षा मंत्री भी आप रह चुके हैं और निश्चित ही मुलायम सिंह जी का जाना भारत की राजनीति के लिए एक बहुत अपूरणीय क्षति है। तो हम सब की ओर से दुखद ये जो घटना है उसके लिए विनम्र श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। सर, आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी, बहुत डॉक्टर समीक्षा जी। आपसे हम बात कर रहे थे और यही हम जानना चाह रहे थे आपसे। मैडम, अभी हमने बातचीत की कि कैसे मोबाइल का एडिक्शन बच्चों में हो गया था कोविड एरा के दौरान और अभी भी उबर नहीं पा रहे हैं बच्चे से। तो बहुत सारी माएँ बड़ी परेशान रहती हैं, चिंतित रहती हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों का विजन जो है वो भी डिस्टर्ब होता है मोबाइल की एडिक्शन के कारण, और बच्चों का जो सोचने का समझने का नज़रिया है वो भी कहना चाहिए कंसाइज हो जाता है। तो इससे कैसे उभरे, एक कोई बहुत महत्वपूर्ण सी टिप आप ज़रूर दें। देखिए, मोबाइल हाइजीन, जैसे हम बच्चों को बताते हैं ना, हाथ खाना खाने से पहले हाथ धोना ज़रूरी है, उसी प्रकार से मोबाइल हाइजीन एक टर्म है जो हमें अपने घर में रखना चाहिए कि अगर जब पूरी फैमिली साथ में है, खाना खा रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, वो एक टाइम है जब सब अपने मोबाइल साइड में रखेंगे। बिल्कुल। एक बास्केट बनाइए घर के अंदर जो एक मोबाइल बास्केट होगी। फिक्स टाइम है स्क्रीन का, क्योंकि मोबाइल को या स्क्रीन को हम पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते आज के टाइम पे। जी। बच्चे बोलते हैं कि हमारा होमवर्क आता है, हमारी कुछ वीडियोस हमें देखनी रहती हैं, तो आप बच्चों से डिस्कस करें कि आपको कितना एक रीजनेबल टाइम चाहिए जी। वो चीज़ देखने के लिए। उनको मोबाइल एटिकेट सिखाइए कि अगर आप देख रहे हैं तो इतना डिस्टेंस से आप मोबाइल अपना यूज़ करें। आजकल मैग्नीफाइंग स्क्रीन्स आती हैं, उसके थ्रू मोबाइल आप यूज़ करें। ये फिक्स टाइम है। अगर आपको सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होना या कोई एक्टिविटी देखनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ स्ट्रीम करना चाहते हैं, जैसे आप यूट्यूब देखना चाहते हैं या वीडियो कुछ देखना चाहते हैं, बट वो चीज़ आप अपने टीवी पे, टेलीविजन पे देखिए। उन सब चीज़ों को आप अलाउ नहीं करिए, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू भी बच्चों में ना बहुत से बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, क्योंकि मतलब अनदेखा एक्सेस है, गंदी संदी गालियां भी बच्चे सीख रहे थे। That is leading to very mental unhygienic condition. Yes, That is leading लोग to गंदगी that. सीख रहे Very हैं, true. बच्चे वल्गर वर्ड सीख रहे हैं, फैशन कुछ अलग तरीके का सीख रहे हैं। भाई, हर देश का कल्चर अलग है और हमें हमारी लिमिटेशंस भी समझनी चाहिए। स्वच्छ भारत के साथ स्वच्छ मस्तिष्क की भी जरूरत है। बहुत बहुत ज़रूरी है। सो एक मोबाइल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। फिक्स टाइम, परमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और बच्चों को वार्निंग दे कि देखिए आपसे हमारी ये डील हुई, ये कॉन्ट्रैक्ट है कि इतने टाइम आपको फ़ोन यूज़ करना था, ये अब आपका इतना टाइम बचा है, आप इसके बाद अपना फ़ोन दे दें। और बच्चों को डोपामिन डिस्प्लेसमेंट हमें बच्चों के साथ जो करना है, उनको कुछ ऐसी एक्टिविटी दे कि ताकि उनका टाइम निकले। बच्चों में बहुत एनर्जी होती है। देयर शुड बी समथिंग क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव एंड यदि- फिजिकल, दो चीज़ें। बिल्कुल। वन फिजिकल एक्टिविटी, वन क्रिएटिव एक्टिविटी। या तो उनको म्यूजिक में, आर्ट में डालिए, या बच्चे को आप एक्सरसाइज वगैरह या तो कुछ कराइए, या तो गेम या कोई चीज़, ताकि बच्चे का ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई बच्चे जो हैं वो एक रिफ्लेक्शन होता है हर परिवार का, और मॉडलिंग बच्चे जो परिवार में देखते हैं वही सीखते हैं। Very true. तो अगर आप भी वही चीज़ करोगे तो आपके बच्चे भी वही चीज़ करेंगे। तो पहले खुद को रिफ्लेक्ट करिए, They do फिर what they उसके see. बाद Very true. बच्चों को एडवाइस शुरुआत करिए। खुद से होना बिल्कुल, चाहिए, yes. तभी हम एक बड़ा और अच्छा बदलाव महसूस कर सकेंगे। तो न सिर्फ बच्चों के केस में बल्कि बड़ों के केस में भी जरूरी है कि मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बना ले, कुछ देर अपने मोबाइल को आराम करने का भी टाइम हम दें। आज जैसे प्रार्थना जी आज हमारे साथ में हैं, आपसे बात करेंगे पर प्रार्थना जी, जी की ओर जी, चलते जी, हैं। जी। प्रार्थना जी, आज का माहौल थोड़ा सा कहीं ना कहीं उदासीन सा है, आप जी। समझ रहे हैं वर्तमान जो परिस्थितियां बिल्कुल। हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम चाहेंगे कि कुछ आपकी तरफ से कोई कविता या गजल हम सुनना चाहेंगे। ये गज़ल मैं रखती हूँ। दरअसल ये जो हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जब देहावसान हुआ था तब मैंने लिखी थी, उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। स्वागत है। तो एक मतला चंद शेर रखती हूँ जी। कि तेरे अजब जहान की रस्मों को क्या कहूँ, तेरे अजब जहान की रस्मों को क्या कहूँ, मैं रोक पाऊँ उसको न मैं खुद सदा रहूँ। किसी के रहने की यदि हम सदा दुआ करते हैं, सदा हम भी कहाँ रह पाते हैं, कि मैं रोक पाऊँ उसको न मैं खुद सदा रहूँ।
तेरे ही नगमे गूंजेंगे सारे जहान में, जी तेरे ही नगमे गूंजेंगे सारे जहान में। अब जा रहे हो सच में तुम्हें अलविदा कहूँ, अब जा रहे हो सच में तुम्हें अलविदा कहूँ। और एक शेर और देखें कि मुझ जैसे हैं कई जो तेरे इश्क में पड़े, मुझ जैसे हैं कई जो तेरे इश्क में पड़े। अब सोचती हूँ उनके ख्यालों को क्या कहूँ, अब सोचती हूँ उनके ख्यालों को क्या। उनकी छवि ध्यान में रखें। और एक शेर और सुने कि भरपूर जिंदगी थी वो सुरमई सुबह, भरपूर जिंदगी थी वो सुरमई सुबह। इंसानियत के नाम पे कोई दुआ कहूँ, इंसानियत के नाम पे कोई दुआ कहूँ। और अंतिम शेर देखें कि जब तक रहेगी कायनात गाएंगे तुझे, जब तक रहेगी कायनात गाएंगे तुझे। जो गुम ना हो सकेगी कैसी सदा कहूँ, क्या जो बात गुम ना हो। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या शुक्रिया। बात है मैडम। और आपने जो बात कही है, एक ऐसी आवाज़ की मल्लिका थी बिल्कुल लता मंगेशकर जी, बिल्कुल कि उनके जाने के बाद तो हमें यही लगता है, हम यही कहना चाहेंगे कि मेरी आवाज़ को महफूज कर लो मेरे दोस्तों, मेरी आवाज़ को महफूज कर लो मेरे दोस्तों। बहुत सन्नाटा होगा हमारे बाद इस महफिल में, बहुत सन्नाटा होगा हमारे बाद इस महफिल में। तो मैम कुछ ऐसी ही आवाज़ की जादू कर रही हैं लता मंगेशकर जी, और जिनका बड़ा अलग तरह का प्रभाव रहा है। बिल्कुल। नमस्कार एमपी कार्यक्रम में आज आप हमसे जुड़े, बड़ा आनंद आया, बहुत सारी जानकारियां हमने लोगों तक पहुंचाने की, दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। डॉक्टर प्रार्थना जी, आप डेंटल सर्जन हैं और एक कवित्री के रूप में आज आप हमारे स्टूडियोज में आमंत्रित थी। बहुत अच्छी प्यारी प्यारी गजल्स आपने हमें सुनाई, भरपूर आनंद लिया। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर समीक्षा जी, आज आप हमारे साथ थी और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर बहुत सारी बातें आपने साझा की, बहुत सारी जानकारियां हमें दी। भविष्य में भी आपके साथ हम बहुत सारी बातचीत करना चाहेंगे। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। कार्यक्रम नमस्कार एमपी से जुड़े हुए थे आप सभी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम, आज का सेगमेंट आप सभी को पसंद आया होगा। और यदि आज का ये कार्यक्रम आप नहीं देख पाए तो शाम को 8 बजे आप इस कार्यक्रम को जरूर देखें। आज शाम 8 बजे भी इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। बने रहें, देखते रहें हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी भरपूर ख्याल रखें। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी वृंदा प्रधान अजमेरा को आज के इस कार्यक्रम से दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।